गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस देखेंगे, जो कि 31 अक्टूबर 1972 से शुरू हुआ था और 24 अप्रैल 1973 में ख़त्म हुआ था। तो सबसे पहले केशवानंद भारती केस को समझने से पहले हम लोग आईसी गोलकनाथ केस, जो कि उससे पहले हुआ था, उसको पहले समझेंगे। तो आईसी गोलकनाथ केस में जो वर्डिक्ट आया था आप लोगों का, वो 3 अमेंडमेंट के ऊपर बेस्ड था। अभी ये जो अमेंडमेंट आया था, अमेंडमेंट 24, अमेंडमेंट 25, अमेंडमेंट 29। अभी अमेंडमेंट 24 क्या कहता है? 24 ये कहता है कि आपका जो आर्टिकल 368 है, जिसके तहत आप लोग कोई भी अमेंडमेंट ला सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जो है आपका आर्टिकल 368, वो इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 13। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मतलब आपका फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, वो हमेशा रहेंगे, उसको आपका कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, और ये सारा का सारा चीज़ उसी पे ही बेस्ड है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अभी अमेंडमेंट 25 जो आया, कर्टेल फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। एक फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी था जो आर्टिकल 19(1)(f था। अमेंडमेंट 25 के दौरान उसको हटा दिया गया। ठीक है, अभी और है अमेंडमेंट 29, जो कि उसका ही केस था उसी स्टेट की वजह से, क्योंकि एक 9th शेड्यूल है संविधान में, जिसके अंदर आप अगर कोई भी लॉ को डाल देते हो तो उसको सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट उसको रिव्यू नहीं कर सकता। इसीलिए ये लोग क्या किए हैं कि जो केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट था उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया। अभी देखिए, ये अमेंडमेंट 24 शायद उसमें थोड़ा आपको डाउट होगा, जैसे कि अभी 24 में वो बोला गया है कि आर्टिकल 368 के अंदर कुछ भी अगर आप अमेंडमेंट लाते हो तो वो आर्टिकल 13 को हार्म नहीं कर पाएगा। आर्टिकल 13 पे उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जो आर्टिकल्स जिसको चैलेंज किया गया है इस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल था 32, 25, 26, 19(1)(f) और 31, ये देखिए, पहले मैंने आपको बता दिया है कि आर्टिकल अमेंडमेंट 25 के अंतर्गत ये जो 19(1)(f) ये राइट टू प्रॉपर्टी है, इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो इसको हटा दिया गया। अभी ये 32 क्या कहता है? ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट आपसे छीना जाता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके बता सकते हो, आर्टिकल 32 के अंदर। इसमें आर्टिकल 32 में बहुत कुछ है, हैबेस कॉर्पस है, मैंडेटस है, देन आपका क्यू वारंटो है, ऐसे बहुत सारे आपका है, जिसके तहत कोर्ट ऑर्डर देता है पब्लिक सर्वेंट्स को या फिर कोर्ट को प्रोहिबिशन के लिए। ठीक है, अभी आर्टिकल 31 जो है ये राइट टू प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है, आर्टिकल 31 क्या है कि आपका गाड़ी एक आप खरीदे या फिर आप घर खरीदे या फिर आप कोई भी एक प्रॉपर्टी खरीदे, तो ये आपके प्राइवेट ओनरशिप है। आपने पैसा दे के खरीदा है या फिर आपने कमाया है, जिसका कि आप जीएसटी भरे हो या फिर कुछ भी सामान खरीदे हो, उसके ऊपर आपका राइट है। ठीक है, आर्टिकल 31 ये कहता है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस इज इंडिविजुअल, आपका जो रिलीजन है, आपने
अंतरात्मा के अनुसार आप कोई भी धर्म ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आर्टिकल 25। अब ये 26 क्या कहता है? ये फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, इसके अंतर्गत आप कोई भी रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो, कोई भी नहीं, मतलब अपने धर्म के, जैसे कि कोई भी मंदिर है, ये मंदिर या फिर मस्जिद है, इसको कुछ प्रॉपर्टी भी रहता है इसका, मंदिर का हो, मस्जिद का हो, वो बिल्डिंग हो या फिर उसके चारों ओर बगीचा हो या फिर कुछ भी हो, इसको मैनेज करने के लिए वो आर्टिकल 26 के अंतर्गत रहता है। ठीक है, अब जैसे कि आर्टिकल 19(1)(f) को मैंने बता दिया, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको आर्टिकल 25 के अंतर्गत कर्टेल कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, देन पिटिशन क्या आया? पिटिशन ये लोग क्या फाइल किए कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये केरला लैंड रिफॉर्म्स बिल था, ठीक है, इसको जो अमेंडमेंट 29 के अंतर्गत इसको डाल दिया गया 9th शेड्यूल में। तो ये लोग बोल दिए कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट नहीं कर सकता। अभी देन आया अमेंडमेंट 24, 25 वायलेटेड फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(f). 19(1)(f) ये राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको हटा दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी। दैट मीन्स राइट टू प्रॉपर्टी को हटाने का मेन रीज़न ये था कि अगर आप नहीं हटाओगे, मान के चलिए सरकार का कोई काम हो रहा है, उसमें रोड जा रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है जो कि आपके घर को तोड़ना पड़ेगा, जिसके तहत आपको मुआवजा भी मिल जाएगा, अगर आप वो ना लेके बोल रहे हो कि नहीं मैं रोड बनाने नहीं दूंगा, तो इसको तो हटाना ही पड़ेगा ना भाई, वरना तो आप लोग बोलोगे कि यार बाहर में जाए, गवर्नमेंट बाहर में जाए सब कुछ, मैं अपना घर है, मेरा प्रॉपर्टी है, मैं उसको ही रखूँगा। गवर्नमेंट को भी डेवलपमेंट करना चाहिए ना भैया। ठीक है, तो ये 24 में जो आया था कि 368 के अंतर्गत कोई भी अमेंडमेंट आपका आर्टिकल 13 को कुछ हार्म नहीं कर पाएगा, और ये 25 विच इज कर्टेल द राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट। ठीक है, देखिए राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, मैं आपको बता दूँ, परंतु ये एक लॉ है, मतलब आर्टिकल में है। अभी कौन सा आर्टिकल है ये मेरे को ठीक से याद नहीं है। आई थिंक आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप जाके अगर राइट टू प्रॉपर्टी के हिसाब से आप कर सकते हो कुछ, अगर आपको संपत्ति छीना जा रहा है या फिर कुछ। आर्टिकल 26 ब्रीच्ड एज द मठ हैज़ कम्प्लीटली राइट ओवर द प्रॉपर्टी। अभी देखिए जो मठ वर्ड आया ना, मैं आपको बता दूँ, ये मठ मतलब मठ कहते हैं ना हम लोग, मंदिर का जो मठ है। ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं कि आर्टिकल 26 में क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब ये जो मठ है कंप्लीट उसका ये जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड रिफॉर्म्स बिल था केशवानंद भारती का। देखिए अभी केशवानंद भारती का मैंने बताना भूल गया कि इनका जो मठ के जो आसपास के जो लैंड था, वो लैंड रिफॉर्म्स बिल के अंतर्गत छोटे बड़े फार्मर या फिर आप कह सकते हो कि गरीब लोगों को वो फार्म वो लैंड सब बांटा जा रहा था लैंड रिफॉर्म्स बिल में। ठीक है, तो ये बोले कि आर्टिकल 26 यहाँ पे टूट रहा है। ठीक है, आर्टिकल 26 यहाँ पे टूट रहा है क्योंकि ये जो मठ है कंप्लीट राइट ओवर द प्रॉपर्टी, क्योंकि इन लोगों के पास फ्रीडम है टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स। ओके, फिर अभी ये रेस्पोंडेंट्स कंटेंशन, मतलब जो केरला का गवर्नमेंट है वो क्या बोला। ठीक है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम हैंड्स द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेटली। वो बोला कि भाई ये देखो हम लोग पार्लियामेंट है, हम लोग यहाँ के माई बाप है, हम लोग करेंगे। ठीक है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंडमेंट करेंगे। दूसरा है कि स्टेट हैज़ टू फुलफिल इट्स सोशियो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन, DPSP ऑब्जेक्टिव जो है, and such amendments by state are there to meet the constitutional objectives। ठीक है, अब ये DPSP का ऑब्जेक्टिव है। DPSP क्या है? आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, इसके अंदर आपको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना है स्टेट के अंदर फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, तो उसके लिए लैंड रिफॉर्म्स तो करना ज़रूरी है। इनका भी जायज़ ही था कि यार हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अगर सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस कर देंगे तो हम लोग डेवलपमेंट कैसे करेंगे। ठीक है,
अभी फाइनल में क्या हुआ कि ये आज तक का मैं आपको बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट में या फिर इंडिया में बैठे हुए आज तक का सबसे बड़ा जो पैनल बैठा है जजों का कोई भी केस के लिए, वो इसके लिए बैठा है, जो कि 13 जज इसमें थे। 13, ठीक है, 13 जज का पैनल बैठा था। आई थिंक इससे पहले कुछ 9 या 12 कुछ बैठे थे आईसी गोलकनाथ। तो आईसी गोलकनाथ को ओवरलैप करने के लिए इसमें 13 डाला गया था, ठीक है। और ये 68 दिन तक चला ये केस, जिसमें कि 7-6 का वर्डिक्ट आया। मतलब 7 जन जो थे वो एक साइड हुए और 6 जन जो जज थे वो एक साइड हुए। 1973 को 24 तक 25 और 29 अमेंडमेंट को ये लोग अपहेल्ड रखे, ठीक है। 25 में क्या था कि राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा। 29 में क्या है, ये जो लैंड रिफॉर्म्स बिल के अंतर्गत केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आपका उसके अंतर्गत रह गया 9th शेड्यूल में। लेकिन इसमें और एक वर्डिक्ट आया कि ऑल्सो 9th शेड्यूल लॉज कैन बी रिव्यूड इफ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 9th शेड्यूल में अगर कोई भी लॉ चला जाता है तो उसको रिव्यू नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट। लेकिन यहाँ पे ये लोग रूल लाए कि 9th शेड्यूल के अंतर्गत आप कोई भी लॉ को लेके आ रहे हो, अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो अपन लोग उसको रिव्यू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया, ठीक है। अभी ये फाइनल आउटपुट क्या है कि पार्लियामेंट हैज़ वाइड पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर पॉसिबल अंडर आर्टिकल 368 अनलेस अंटिल इट डज नॉट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन व्हिच इज टेकन फ्रॉम जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। अभी ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊँ तो हर एक अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट लेके आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको कोर्ट रिव्यू करेगा, ठीक है। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अभी कुछ भी अमेंडमेंट हो, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हम लोग का बेसिक आइडिया है, बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है, अगर उसको हार्म नहीं कर रहा है तो वो अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंतर्गत हम लोग ला सकते हैं, ठीक। उसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अभी ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, इसका हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, अभी मैं आपको बताऊँ, प्रीएम्बल है आपका बेसिक स्ट्रक्चर, यूनिटी ऑफ कंट्री है, इक्वालिटी है, लॉस ऑफ गवर्नमेंट है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ टेरिटरी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि DPSP ऑब्जेक्ट पे हमने पढ़ा था, वेलफेयर ऑफ द स्टेट है, द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, सोवरेनिटी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये सारा का सारा चीज़। मतलब बेसिकली अगर जो मेन थीम है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का मेन थीम है, उसको अगर हार्म नहीं कर रहा है कोई भी अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंतर्गत, हम लोग उस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी देखिए, इस केस में केशवानंद भारती का तो लग गया, वो हार गया, ठीक है। लेकिन इसमें एक जो बढ़िया चीज़ क्या आया कि 9th शेड्यूल को भी रिव्यू करेगा और ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मतलब कुछ भी हो जाए, जैसे कि हम लोगों के पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि सरकारें आएंगे जाएंगे लेकिन ये देश रहना चाहिए। तो ये देश कैसे रहेगा, उसका बेस है ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो कि पकड़ के रखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है। तो ऐसे रह गया। बाकी आपको बता दिया मैंने। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।